बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज NCOC का इजलास हुआ और बहुत सी सिफारिशात पेश की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर बात हुई, वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से बात हुई और ये एक खदशा आज सामने आया कि 12 अफराद जो बरतानिया से आए थे कराची में, उनके टेस्ट किए गए, जिनमें से 6 में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 3 का कोरोना वायरस वो है जो हमारी साख्त यहाँ पर है और 3 के अंदर जो कोरोना वायरस पाया गया उसकी साख्त कुछ मुख्तलिफ है और खदशा यही है कि बरतानिया में जो नई किस्म दरियाफ्त हुई है वो कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसके हवाले से खदशात ये हैं कि तेजी से फैलता है। पंजाब की सूरत हाल जो है वो भी तशवीशनाक है। सबसे ज्यादा अमवात हुई आज के दिन, 38 अमवात हुई और केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं, आइंदा की हिकमत अमली क्या है, वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इतनी बढ़ने वाली शरह अमवात पर कि इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझती हैं और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ ये है कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि शरह अमवात बढ़ी है, लेकिन इस बात को तो वाज़े तौर पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम से बताया था कि तादाद जब मरीज़ों की बढ़ेगी तो शरह अमवात भी बढ़ेगी। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्योंकि अब हम बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो होम आइसोलेशन पे अपने घर पे इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुसलसल ये पैगाम दिया जाता है कि आप मेहरबानी करके जब आपकी सिचुएशन इस तरह की हो कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो बहुत बेहतर है कि आप अस्पतालों में तशरीफ़ लाएँ। और हमारे पास वाफर मकदार में इस वक्त आपको पता है कि बेड्स मौजूद हैं। हमारी तो बेड्स जो हैं उनकी 32 to 40% जो है ऑक्यूपेंसी है बिटवीन HDUs और जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। बेड्स की कोई कमी नहीं है, स्टाफ है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि मरीज़ जो हैं वो वक्त के साथ अगर हस्पताल आएँ तो डेफिनेटली, क्योंकि अब जो हमने उनकी इलाज की रजीम शुरू की है वो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब है। डॉक्टर साहब, लाहौर के PDM के जलसे में लोगों की शिरकत, उसके बाद कोरोना फैलने का खदशा था। उस जलसे को आज 14 से 15 दिन तकरीबन होने को है। क्या उसके बाद लाहौर में इसकी रेशो बढ़ी है? आपके सामने ये तो कुछ छुपी हुई बात है ही नहीं, आपके सामने तादाद बढ़ी मरीजों की, नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ बढ़ी, आपके सामने ही है, ये कोई छुपाई हुई बात तो है नहीं। और कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ना, हर किस्म का जो इज्तिमा होता है अगर उसमें प्रॉपर SOPs ना प्रैक्टिस की जाए, चाहे वो आपका सियासी जलसा हो या कोई और इज्तिमा हो, शादियां हैं, सब चीज़ों पे हमेशा जब लोग SOPs नहीं प्रैक्टिस करते तो ये वबा तो यहाँ मौजूद है, वबा फैलने का खदशा रहता है मुसलसल। आज पीपल्स पार्टी के इजलास में अंदर की खबर यह है कि उन्होंने एक मशरूत कर दिया इस्तीफ़ों को कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी। क्या मियाँ नवाज शरीफ की सेहत इस काबिल है या कोई नई रिपोर्ट सबके पास आई है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं? मेरा ख्याल है जितनी इस वक्त जो अपेरेंटली सामने जिस तरह वो आजकल पेश होते हैं तकरीरों में भी और एडवाइज़र्स में भी, तो मेरा ख्याल है सेहत में तो बहुत बेहतरी आई है। वरना अगर कोई बंदा सीरियसली बीमार हो तो शायद मुश्किल हो जाए कि आप आके और मुसलसल आप तकरीरें भी करें और लंबी लंबी तकरीरें भी करें। आपके सामने है माशाल्लाह, काफ़ी लंबी तकरीर भी की है उन्होंने, सेहत उनकी बहुत बेहतर है और उनको आना चाहिए पाकिस्तान में। तो पहले दिन से इंसिस्ट कर रही हूँ कि देखें, जहाँ तक उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा का मसला था उसका तो इलाज हमने पाकिस्तान में ही कर डाला था और वो अच्छे इलाज की वजह से जब वो इंग्लैंड गए तो उनको उसके इलाज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं वायरस के हवाले से। ये कहिएगा कि कितने मरीज ऐसे हैं पंजाब में जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं और ये जो नई किस्म कोरोना वायरस की जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कराची में, ये किस किस्म की मुख्तलिफ किस्म है और इससे खदशा क्या है, ये कितनी तेजी से फैलता है? देखिए, हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं जो तकरीबन 670 हमने सिर्फ मखसूस कर रखे हैं मरीज़ों के लिए, वो ओनली 32% तो 38 मैं ओवरऑल पूरे पंजाब की फिगर आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों को तो हम बाईपैप जो है जिसे पॉजिटिव प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने से बहुत फ़ायदा होता है। रहा जहाँ तक ताल्लुक म्यूटेशन का, जो अब वायरल म्यूटेशन आई है इंग्लैंड के अंदर या UK में, ब्रिटेन में, वो डेफिनेटली वो म्यूटेशन के बारे में
तो आपको पता है कि उनके अपने प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि देयर इज अ न्यू म्यूटेशन, लेकिन क्योंकि उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है अभी तक वायरस का बदला नहीं है, तो हमें ये उम्मीद है कि जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव इस वायरस के खिलाफ भी होगी, इस म्यूटेशन के खिलाफ भी होगी। जहाँ तक ताल्लुक है कि हाउ बैड इज़ इट गोइंग टू बी, इसका इफेक्ट इस तरह होगा, वो कहना अभी तक तो मुश्किल है। मेरा ख्याल है जिस तरह अपने मरीजों में देखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो जो म्यूटेशंस डेफिनेटली आई हैं हमारे मुल्क के अंदर, जैसे तफ्तान से जब पहली दफ़ा म्यूटेशंस आई हैं, उनका असर हमारी पॉपुलेशन पे और कंपेयर टू दी अदर पॉपुलेशन, जैसे ईरान के अंदर अगर कंपैरिजन करें, वाज वेरी डिफरेंट। तो बहुत डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं पॉपुलेशन के। हमारी पॉपुलेशन का अभी भी कंपैरेटिवली इट सीम्स कि हमारे जो ख़ास तौर पे यंगर ग्रुप के मरीज़ हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इज़ मैनेजिंग वेरी वेल विद इट। और ज़्यादातर जो लोग इस वक्त ससेप्टेबल हैं और जिनके ज़्यादा चांसेस हैं कि हालात उनके ख़राब हैं आर यूजुअली पेशेंट्स जिनकी 55 साल से उम्र ज़्यादा है और जिन मरीज़ों में कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ मौजूद हों। तो अभी तो बहुत इट इज़ टू अर्ली, वो कहते हैं अभी कुछ पता नहीं चलेगा। जिस तरह मरीज सामने आएंगे, जिस तरह वो रिकवर करेंगे, उसके बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको बता सके कि इस म्यूटेशन का हमारी वैक्सीन की कब तक पाकिस्तान में आम लोगों को लगना शुरू हो जाएगी, वैक्सीन कब तक ये इम्कानात हैं? और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब वो भी कोरोना के पेशेंट हैं, वो भी अब घर में आइसोलेट हैं, क्या हालात उनकी पोजीशन क्या है, कब तक वो सेहतयाब होंगे? देखिए जी, वैसे तो आपको पता 14 डेज़ की क्वारंटीन हम सबको इनकरेज करते हैं। वज़ीर आला पंजाब जो थे उनके पहले 3-4 दिन उनको सिम्टम्स रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है उनकी तबीयत, और रिपीट करेंगे 7 दिनों के बाद एक दफ़ा टेस्ट जो है वो रिपीट करेंगे, फिर देखने के बाद ही कुछ अंदाज़ा होगा। नॉर्मली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि एक दफ़ा जब आपका पॉजिटिव आ जाए टेस्ट और सिम्टमलेस आप हो जाएं तो 14 दिन के बाद इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर यू टू, इट्स कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव, क्योंकि कई दफ़ा देखा गया कि डेड वायरस जो है वो भी पॉजिटिव टेस्ट शो करती रहती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है वैक्सीन का, तो मैं ये बताती चली जाऊँ, मेरी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है फैसल सुल्तान साहब के साथ। इस वक्त तीसरा मरहला चल रहा है हमारा ट्रायल का, जो हम इनके साथ चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके नताइज जो हैं ये जनवरी और बिगनिंग ऑफ फरवरी में सामने आ जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बता दें, अगर तहरीक चलती है और लाहौर से भी तहरीक चलती है और बड़ी मुतहर्रक तहरीक चल भी रही है PDM की, तो फिर हुकूमत ने इस दफ़ा PDM के जलसों से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बना रखी है? और अगर लाहौर से लॉन्ग मार्च जाता है तो क्या आप उसको बिल्कुल इजाज़त देंगी या उसे रोकने की कोशिश करेंगे या SOPs के मुताबिक चलने की इजाज़त देंगे? राना साहब, मेरा ख्याल है कि अगर तो आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लें तो पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूं कि कितने अफसोस की बात है कि मुसलसल हमारे कहने के बावजूद और मेरे कहने के बावजूद, आपको पता है मेरे लिए तो सबसे बड़ी कंसर्न जो है वो पंजाब में कोरोना की थी, और मैंने तो आपको पता बाकायदा तरले मिलते सबकी की कि आप मेहरबानी करके रहम करें, इस कौम के ऊपर रहम करें, ये कौम रहेगी, इनकी सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह हम सब कुछ करते रहेंगे, आप भी जलसे जुलूस करेंगे, हम भी देखेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। आपके सामने है, इन्होंने लाहौर का जलसा किया जिसको ये बड़े तारीखी जलसा कहते हैं। वैसे तो मैं तारीखी इसलिए भी कहती हूँ कि वाकई तारीखी था, आखिर 11 पार्टियों ने मिलकर 18,000 बंदा इकट्ठा किया तो वाकई तारीखी तो था। वजह यह कि ये तो पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि इतनी बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हो और उसके बाद इतना बड़ा, वो कहते हैं इतनी बड़ा जलसी हो जाए, तो फिर तो वाकई तारीखी था। लेकिन अब देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ये 11 पार्टियों की गठजोड़ है। आपके सामने जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर इस वक्त क्या है सिचुएशन और क्या हालात बने हैं। देर इज़ कंप्लीट बगावत है उधर आ गया। मैंने ये नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मैं वो दिन भी देखूंगी कि वो मरियम बीबी जिनके वालिद और चचा और सारे ख़ानदान ने जिस तरीके से बीबी को जलीलो ख्वार किया था, वो वहाँ गड़ी शाह भी पहुँचेंगे। कम से कम ये तब्दीली तो आ गई है, और कोई तब्दीली आई है नहीं है, दोनों इकट्ठे खड़े होके
और उनके कब्र पे फूल जब डाल रहे थे तो मैंने कहा चले इमरान खान ने एक चीज़ तो कामयाबी हासिल कर ली कि वो दोनों इकट्ठे हो गए। ये जब बैटल ऑफ सर्वाइवल होता है ना, वो इंसान बहुत सारी मक्खियाँ निगल लेता है इन दैट बैटल ऑफ सर्वाइवल। वो अभी वो लगे हुए हैं वो बैटल ऑफ सर्वाइवल करने। मैं तो कोई ख़ास इस बात पे पहले भी परेशान नहीं थी और आज भी नहीं परेशान। आपकी और मेरी जब भी बात हुई तो आपने जब भी बात की तो मैंने आपसे यही इजहार किया कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये चूचू का मुरब्बा जो इकट्ठा हुआ है ये कर लें जो करना है इनके। सबसे बड़ी ये बात है, मैं हमेशा ये बात पूछती हूँ। पहले उस दिन एक प्रोग्राम में मेरे साथ एक इनकी MPA थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई आपकी डिमांड क्या है? अब डिमांड ही कोई नहीं है कि जी डिमांड तो हमारी ये है कि इमरान खान घर चला जाए। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई ख्वाहिशें तो इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी अगर ख्वाहिश हो तो हम घर चले जाएंगे। मकसद ये कुछ ना कुछ तो पता चले कि आपकी डिमांड्स क्या हैं। आप मुझे बता दीजिए इनकी डिमांड्स क्या है। यानी आप अगर देखें ना, अगर तो इनकी डिमांड ये है कि बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे और दूसरी जानिब कोविड बैटल ऑफ सर्वाइवल है जिससे अब बचना है, जिससे अवाम को बचना है और इससे बचाव के लिए हुकूमत को इकदाम करने हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हुकूमत को नाकाम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी किसके साथ मिली हुई है। ब्यूरोक्रेसी ने किन दो हुकूमती इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो किस जगह पे पहुंचाई है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, ब्यूरोक्रेसी के कितने अफराद ऐसे हैं जो अब भी बागी हैं? हुकूमत के साथ मसला है क्या? हुकूमत सही तरीके से ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझा पा रही या ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की समझना नहीं चाहती? और कौन से दो इदारों की रिपोर्ट किधर को जा रही? दो बड़े इदारे हैं जी। एक लाहौर में मौजूद है इदारा, हुकूमती इदारा है जहाँ पे वज़ीर आला भी बैठते हैं, और एक इस्लामाबाद में जहाँ वज़ीर आज़म बैठते हैं। इन दो अदारों के अंदर से हर अहम मीटिंग की रिपोर्ट, हर अहम इजलास की रिपोर्ट जो है बाकायदा जाती उमरा जाती है। ये मैं आपको बिल्कुल वो इंकशाफ कर रहा हूँ जो 100% दुरुस्त है। इसे छुपाने की कोशिश की गई, इसे रखा गया कि इससे इस चीज़ को सामने ना लाया जाए और किसी तरीके से इस काम को खुफिया रखा जाए, और वो बाकायदा उन अफराद को ढूंढने पर ज़िम्मेदारी लगा दी गई। कुछ लोगों को ढूंढने की ज़िम्मेदारी दे दी गई है, वो लोग ढूंढ रहे हैं। परेशान हुकूमत यह है कि हम जो बात करते हैं, जो मीटिंग करते हैं, वो सबसे पहले जाती उमरा किस तरह पहुंच जाती है बात, वो सबसे पहले उनके लोगों के पास वो सारी हिकमत अमली किस तरह पहुंच जाती है। तो इस पर जब देखा गया तो पता चला कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यकीन दहानी तो कराई थी, क्योंकि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया ना यासर, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सजा नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है, जिसकी हुकूमत थी आप उस वक्त में जो मजदूरी करते थे अब आप ठीक तरीके से काम करें। लेकिन उनकी देखें, जो देसी मुर्गा खा रहा हो आप उसे आप कहें कि आपने दाल खानी है, या उसे कहें कि आपने सब्ज़ी खानी है, किस तरह वो सब्ज़ी या दाल खाएगा? उससे तो देसी मुर्गा खाने की आदत पड़ी है। और उस दौर में, साबका दौर में तो देसी मुर्गा खाता था, यानी दोनों हाथों से खुद भी खाता था, किसी और को भी देता था। तो अब उन लोगों ने बहुत सी अहम इतलात पहुँचानी शुरू कर दी। मैं आपको एक और इंकशाफ कर दूँ कि बाकायदा एक खातून अफसर को हटाया भी गया है हुकूमत की जानिब से। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसी वजह से हटाया भी गया है। अब कहा जाता है जी रूटीन का तबादला था, लेकिन मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूँ। अब बाकायदा एक ग्रुप है, इस ग्रुप के मतलब कहा जाता है कि खम ख्याल ग्रुप इसका नाम रखा गया है। ये खम ख्याल ग्रुप है जो कहता है कि हम वफादार और खम ख्याल है, वफादार और खम ख्याल किनके? साबका हुकूमत के। अब वो एक एक मीटिंग की इतला देते हैं मरियम साहिबा को। वहाँ पे मरियम साहिबा अगर ना मिले तो 3 और लोग हैं जिनको ये इतला पहुँचाई जाती है। फिर उसको प्रोपोगेट किस तरह करना है, उसको आगे किस तरह लेकर जाना है, फिर उनके अपने जो मीडिया में लोग मौजूद हैं उन तक किस तरह पहुँचाना है। ये बाकायदा सारी चीज़ें हो रही हैं और इस पर अब बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि ऐसे घर के बेदी जो हैं, ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और एक इतला ये भी है कि बाकायदा हुकूमत के ख़िलाफ़ किस तरीके से हुकूमत को बदनाम करना है, इसकी हदायत भी जाती उम्र से आती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा कह रहा हूँ। और एक इतला तो जेल के अंदर से भी जाती है किसी तरीके से, और एक इतला एक बड़ा साबिका ब्यूरोक्रेट्स भी देता है। ये 4 मुख्तलिफ जगहों से इतलाएँ जाती हैं और इन इतला के बाद वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो काम शुरू कर देते हैं। और एक इतला तो ये भी है, बाकायदा ये इतला है और ये इतला बड़ी कन्फर्म इतला है कि ये कहा जाता है कि आप फाइलों को रोक लें। का लफ्ज़ इस्तेमाल, कोड क्या इस्तेमाल होता है कि फाइलों की गाड़ी को पंक्चर कर दें। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि फाइलों की गाड़ी को पंक्चर कर दें, और ये पंक्चर वो पंक्चर कह रहे हैं जो कई रोज ना लगे। देखिए एक फाइल अगर आई है, गाड़ी पंक्चर हो गई इस फाइलों की, यानी फाइल दब गई है, हुकूमत कह रही है फला काम करो, वो फाइल ही बाहर नहीं निकली, तो किस तरह? हुकूमत को अगर इसकी भनक पड़ चुकी है और इस पर इंक्वायरी हो रही है तो हम ये उम्मीद है कि मामलात को सही तरीके से और आईन और कानून की हुदूद में रहकर आगे चलाया जाए। नाज़रीन, दीगर इस बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम फे के नाराज रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में बैठक की, सर जोड़ कर बैठे और आइंदा का लाहेअमल तरतीब दिया और ये फैसला किया कि आइंदा जमीयत उलमा इस्लाम फे में अगर रहना है तो किस तरीके से रहना है। उनका मौक़िफ़ है कि हम जमीयत उलमा इस्लाम को विरासत में उसको आगे चलाने वाले लोग थे, हम फे के लोग नहीं थे। तो आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने हमें ज्वाइन किया। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे की अब तश्कील पे बातें हो रही हैं और आप ये कहते हैं कि विरासत में हमें जमीयत उलमा इस्लाम मिली थी, तो आने वाले दिनों में क्या फे के साथ चलेंगे या फिर अलहदा से जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया, और बाद में हमारी पूरी दिन जो है वो मीटिंग हो गई। तमाम साथी हमारे मौजूद थे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें शिरानी साहब ने तफसील से बात की कि हम न जमीयत उलमा इस्लाम फा में थे और न है, और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का हम हिस्सा है और वही चलाएंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जब लॉन्ग मार्च हुआ और कराची से चलने वाला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा, तो उसके बाद मौलाना साहब के कुछ मुज़ाकरात हुए जो कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई चौधरी शुजाउत हुसैन के घर में हुए, अचानक ख़त्म कर दिया गया। तो क्या जो इल्ज़ामात हैं मौलाना फजलुर रहमान पे कि इस लॉन्ग मार्च को करने के लिए भी कुछ लिया और ख़त्म करने के लिए भी कुछ लिया, इसमें हकीकत है? जब धरना हो रहा था तो न शूरा ने फैसला किया है, न किसी जमात के इदारे ने फैसला किया था, और जब खत्म हुआ तब भी न किसी जमात के शूरा ने फैसला किया है, न जमात के किसी फोरम ने फैसला किया है। बस हमें बताया गया कि बस बात हो गई और चैनलों पे भी बात आ गई, लेकिन वो अभी हम उसको खुलकर बयान नहीं कर सकते, ये अमानतन है। फिर बाद में खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी तक कोई न हमें पता चला कि इसका मुहर्रिक कौन था और इसको उठाने वाले कौन थे और किस तरह थे। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मौलाना साहब ने एक अपनी तकरीब में कहा था ये कि जनाब माल किसी का और बंदे हमारे। हाँ, ये शायद मरकजी मजलिस आमले में बयान किया होगा, इसलिए कि हाफिज हुसैन अहमद हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं और शूरा और जनरल कौंसिल के भी हैं, और मैं सिर्फ शूरा का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी या उसके काबीने का मेंबर नहीं हूँ। तो ये शायद उसके सामने वो बात हुई होगी, और वैसे तो आम साथियों से हमने सुना है कि इसी तरह बात हुई। इस पे जो खर्च आएगा वो दूसरी बात अदा करेगी, जो है वो अफरादी काम करेंगे। मौलाना साहब, शेरानी साहब ने ये कहा कि झूठे और खाइन पे अल्लाह की लानत है और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि झूठों की पैरवी मत करो, तो ये इशारा किस तरफ है? मेरे ख्याल में सबकी तरफ इशारा है, और यही है कि जिस तरह वो धरने में उसने हमें छोड़ा था और अभी जो है उसको दोबारा इकट्ठा किया गया है और दोबारा भी हमें छोड़ेंगे मेरे ख्याल में, इसलिए कि सूरत हाल इस वक्त सबका जो सोच है वो एक पेज पे नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, 2 सेनेटर्स के हवाले से मौलाना शिरानी साहब ने कहा कि इन 2 सेनेटर ने अपने वोट बेचे, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान को इनका इल्म था, और अगर इल्म था तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये मैंने सुना नहीं है कि उसने सेनेट के हवाले से कोई बात की है, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता किसी ने तो बेचा होगा इसलिए कि वोट कम निकले थे, तो इसके तहकीक का मुझे पता नहीं किस तरह तहकीक हुआ या नहीं। तो तहकीक करने की बात हुई थी पार्टी के अंदर? नहीं, मैंने नहीं सुनी है। तो मौलाना साहब पहले फतवा जारी किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा भी था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं। अब आपके स्टेज पर हमेशा और मौलाना साहब के साथ मरियम भी बैठती हैं जो औरत हैं और सबसे ज़्यादा तरजीह भी उनको दी जाती है, उसके बाद आसफा भी है आती है। तो एक तरफ हम औरत के हवाले से कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ जब सियासत में आते हैं तो सारा दीन क्यों भूल जाते हैं? तो पता नहीं, जो बंदा जो पहली बातें करे वो बाद में तो रिकॉर्ड पे होता है, यानी खुद अपने फतवे का या अपने राय का तो दिफा करना चाहिए। तो पहले बात हो जाती है, दूसरे सिम्मत में उसका रुख है, फिर तीसरे सिम्मत में उसका रुख आ जाता है, तो मेरे ख्याल में इसका एहतियात करना चाहिए।
मौलाना साहब, आपने ये कहा कि हम पहले ये फैसला करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के साथ राब्ता कैसे करना है, यानी आपके नजदीक वो एक ग्रुप है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान आप हैं, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की सरबराही कौन करेगा? शूरा फैसला करेगी? इस वक्त तो ये जो हम हैं सारे, वो शिरानी साहब हमारे सरबराह हैं। सही, यानी उसके बाद ये शिरानी साहब ही की सरबराही में आगे सिलसिला चलेगा या शूरा दोबारा से फैसला करेगी? नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि इसके लिए तो फिर इंतखाब होगा या तरीक़ेकार बनाया जाएगा, लेकिन अभी तो उसमें चलेगा यानी रुकनियत साजी वगैरह सारी चीजें। कितने लोग और आपके साथ राब्ते में हैं? क्या चारों सूबों में लोग आपके साथ राब्तों में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक लोग हमारे राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह जल्द जो है हम इस पे काम शुरू करेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जमीयत उलमा इस्लाम के नजरिए के लोग जो हैं वो समझते हैं कि ग्रुपों के साथ नहीं चलना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पे मुमकिन है। एक नैब एक इंक्वायरी कर रही है जिसमें कुछ लोगों को जिनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो मौलाना साहब के बहुत करीब तरीन है। अगर वाकई ये साबित हो जाता है कि इतनी करप्शन की गई है, नाजायज़ दौलत बनाई गई है, तो फिर आपकी पार्टी क्या एक्शन लेती है मौलाना के खिलाफ? असल में ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है ये उलमा की जमात है, नेक लोगों की जमात है, करप्ट लोगों की इसमें जगह नहीं है। अलबत्ता ये जो बात है कि पूरी जमात जो है उसके खिलाफ ये नोटिस है और हम एहतसाब नहीं देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जिसकी भी एहतसाब हो और इस हवाले से उसकी सारी चीज़ें अगर सामने लाई जाए तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इस किस्म करप्ट लोगों के साथ जो है वो साथ दें। मौलाना साहब, आप शिरानी साहब की राय ये है कि हम अपने साथियों को तरगीब देंगे जमाती अरकान को कि इदारों से राबते ना तोड़ें। किन इदारों की बात हो रही? ये जो अभी जमाती इदारे हैं ना, जो जमीयत उलमा इस्लाम उसने पूरा तफसील बयान किया ना कि पहले हैदरी साहब ने उसको जमीयत उलमा इस्लाम फाक के नाम से, फिर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फाक के नाम से 3-4 दफा उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, फिर मौलाना साहब का एक लेटर, तो जाहिर है उसी जमात के जो उसने एक किस्म के ग्रुप में तब्दील किया हुआ है, तो उसके साथ हमारे राब्ते रहेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल राशिद सोमरू साहब ने कहा कि ये जो 4 लोग हैं जिनमें से आपका नाम लिया गया कि ये वो लोग हैं जो अपनी जमात के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी कामयाब नहीं हो सके। मेरे ख्याल में राशिद सोमरू साहब ने मेरे साथ रिटर्न में एक मुआहिदा भी किया है। मुमकिन है कि फिर वो कि मैं जो है वो चोरी नहीं करूंगा और मैं जो है उसमें जो धांधली नहीं करूंगा, और वो रिटर्न के हवाले से उसने जो बताया था कि फलां फलां इस तरह होगा तो उसके नाम दर्ज थे, फिर जो है उसने उससे इनहिराफ किया और उसको नहीं लिया और दूसरे लोगों को इसके दरमियान में कर दिया। तो अब अगर धांधली हो तो जाहिर है फेल होना ही पड़ता है। तो मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान होती है तो क्या वो दीनी तौर पर आगे बढ़ेंगे या फिर सियासी तौर पर भी सरगर्म अमल रहेंगे? जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मतलब है दीनी, जमहूरी, आईनी, सियासी जमात। सही, यानी अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे कोई उम्मीदवार खड़ा करती है तो आप उसके पैरेलल अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? तो अगर वो माने और ग्रुप जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में आए तो फिर ठीक है, वरना तो हम खुद इस पे मशवरा करते हैं और पहले तो हम तरीक़ेकार बनाते हैं, फिर जो है इस हवाले से कुछ बात कर सकेंगे। अब तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा और जमीयत उलमा इस्लाम फे नहीं, उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से इस दीनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना शुजाउल मुल्क साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे कि पीडीएम की अगली हिकमत अमली, अगला इकदाम क्या होगा। 31 जनवरी का अल्टीमेटम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से दिया गया और उसके बाद अपने अपने तई अपनी जमातों में ये फैसले किए जा रहे हैं कि अगली हिकमत अमली के लिए हमारी तरफ से सिफारिश क्या जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये समझती है, सिंध के बेशतर अरकान ये समझते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो सियासी खुदकुशी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या प्लानिंग किए हुए है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस राय से मुत्तफिक है? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीमा साहब, आज जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कमेटी ने फैसला किया या उसमें जो मुशावरत हुई, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस राय का इजहार किया है कि मियां साहब वापस आ जाएं, आके कयादत करें, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इस्तीफे भी देंगे। यानी उन्होंने मशरूत कर दिए इस्तीफे और लॉन्ग मार्च मियां साहब की वापसी पे। क्या राय रखते हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है यासिर साहब कि जब भी इस तरह के सियासी इत्तेहाद बनते हैं तो उसमें बिल आखिर फैसले इज्तिमाई क़यादत ही करती है। पीडीएम की क़यादत मिलकर जो भी फैसला करेगी, तमाम सियासी जमातें जो हैं उन फैसलों की पाबंद होंगी। और देखें, इससे पहले भी पीडीएम की क़यादत ने ये फैसला किया था कि 31 दिसंबर तक तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी अपनी क़यादत के पास इस्तीफे जमा करवा दें और उसके बाद पीडीएम की क़यादत जब चाहेगी वो मुतल्लिका स्पीकर्स के पास जमा करवा देगी। अब यह है कि देखें, इस तरह के सियासी इत्तेहाद जब होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातें शामिल होती हैं उनके अंदर भी और सियासी जमातों के दरमियान भी छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है। एक दयानतदाराना इख्तलाफ राय जो है उसकी तो गुंजाइश होती है। अब यह है कि और दूसरी बात यह है कि इस्तीफे को वाहिद ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है। उनमें से इस्तीफों का जो एक ऑप्शन है वो भी बड़ा मौसर ऑप्शन है। लेकिन यह है कि इसमें जो अगर किसी सियासी जमात को इख्तलाफ है तो बिल आखिर फैसला जो है वो पीडीएम की क़यादत नहीं करना है। और मुझे यकीन है कि देखें, पीडीएम की क़यादत जो भी फैसला करेगी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उसकी पाबंदी करेंगी। अच्छा निसार चीमा साहब, बिल्कुल पीडीएम का फैसला जहां तक यासिर साहब आपने मियां साहब की वापसी की बात की, देखें मियां नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि वो मुल्क से जाना भी नहीं चाहते थे। वो तो एक सरकारी मेडिकल बोर्ड था जिसकी यूनानिमस रिकमेंडेशन पे वो बाहर गए, हुकूमत की इजाजत से गए, अदालत की इजाजत से गए। और ये उस वक्त भी जब जमानत दी, ये भी तो एक सच है ना। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, उस वक्त नहीं, मेरी यासिर साहब मेरी बात सुन लें। आने की बात ये आपको याद है कि जब एक कमजोर मशकूक से केस में एक मशकूक किरदार के जज ने उनको सजा दी तो अपनी वो अहलिया मोहतरमा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वापस आ गए सीधा जेल जाने के लिए, आपको याद है। अब भी यह है कि जब वापस वो जो है वो जब गए हैं तो जब जमानत दी है मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो उसमें लिखा गया कि जब वहां उनके जो मुआलिजीन हैं उनको सफर की इजाजत देंगे, वापसी की इजाजत देंगे तो वो बिल्कुल आ जाएंगे, फौरन वापस आएंगे। ये तो होगी बात आपकी, वापस आना चाहते हैं जी, बिल्कुल, अल्लाह करे जल्दी वापस आए, कौम की क़यादत करें, सारी कौम उनकी मुंतज़िर है। अब पीपल्स पार्टी ने जो एक लगा दिया है, पीपल्स पार्टी ने जो एक शर्त रख दी है, जो उनके अंदर की खबर तमाम टीवी चैनल्स पे चल भी रही है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत किया जाए इस्तीफों को। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसके बाद पहले नंबर पे आप हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, बाकी तो सारी जमातों के पास इतने इस्तीफे हैं भी नहीं, इतने मेंबर्स भी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे हट जाती है तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? राना साहब, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और बड़ी एक जमात है। पीडीएम में शामिल जो है मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे बड़ी वो जमात है, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है। लेकिन आपको पता है कि इस तरह के जब भी सियासी इत्तेहाद होते हैं किसी भी एक जमात को कोई वीटो का हक नहीं होता। यह है कि हर जमात के अपने अपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन बिल आखिर जब ये इज्तिमाई क़यादत जो है वो फैसला करती है तो कई बार ऐसा होता है कि सियासी जमातों को अपना मौक़िफ़ जो है बदलना पड़ता है। अब भी मुझे यकीन है कि पीडीएम की क़यादत जो है जो भी फैसला करेगी उसको ये है कि कोई भी जमात वीटो नहीं करेगी और उसकी पाबंदी करेगी, मुझे यकीन है। चलें, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही है या नहीं जा रही, और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आपकी ज़ाती राय क्या है, लड़ना चाहिए या नहीं? जी, मेरी ज़ाती राय यह है कि हमें ज़िमनी इलेक्शन ज़रूर लड़ने चाहिए। ये है कि लेकिन बिल आखिर हमारी जमात की क़यादत और पीडीएम की क़यादत जो भी फैसला करेगी हम उसकी पाबंदी करेंगे। लेकिन ज़ाती राय चूंकि आपने पूछी है तो मैं समझता हूं कि हमें लाजमी लड़ना चाहिए इलेक्शन, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए पीटीआई के लिए। देखिए, आपको याद है राना साहब
कि 85 के जो इलेक्शन थे गैर जमाती थे अगरचे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो उसका बाइकाट किया, उसके बाद वो आज तक वो पछताती है कि हमने क्यों बाइकाट किया। मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए सियासतदानों को सवाल है, दूसरों के लिए। जाली है, रबड़ स्टैंप है ये पार्लियामेंट। तो पहले तो इस्तीफों की बात हुई, उस पर मुत्तफिक नहीं अभी तक हो सके, उम्मीद है कि आगे हो जाएंगे, लेकिन अब फिर बीच में ज़िमनी इंतखाबात है, उसमें भी हिस्सा लेना है, तो ये मंतिक समझ में नहीं आती। मंतक ये है यासिर साहब कि हमने ये साबित करना है कि अवाम हमारे साथ हैं, हमारे मौक़िफ़ की तायद करते हैं, और यह है कि जब अवाम ने भी हमारे ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया, उसके बाद हमारे इस्तीफे जो हैं उनमें और ज़्यादा वजन पैदा होगा कि अवाम तो हमारे साथ है, अवाम का एतमाद हमारे साथ है, उनकी तायद हमारे साथ है, उनकी हिमायत हमारे होने का साबित करने के लिए तो गिलगित बल्तिस्तान में भी गए थे। नहीं, आप ये देखें वहाँ जो कुछ हुआ है, अब ये उस कहानी में आप ना जाएं तो बेहतर है। ये इस तरह तो आप कह सकते हैं कि 2018 में भी अवाम ने अवाम ने पीटीआई पे एतमाद का इजहार किया है, ये तो खुद आए नहीं लाए गए हैं। हम कई बार ये कह चुके हैं। अगर इस ज़िमनी इलेक्शन में भी बकौल जिस तरह आप कहते हैं कि अगर इस ज़िमनी इलेक्शन में भी हुकूमत जीत जाती है, बज़ोरे ताकत चलें कह लें या बज़ोरे किसी और चीज़ के कह लें, तो फिर आप अवाम के उस फैसले को मानेंगे? राना साहब, एक मैं आपको बता दूं कि एक ज़िमनी इलेक्शन जो है, एक वाहिद सूबाई असम्बली का हल्का जो है वो मेरे ही नीचे, मेरे हल्के में, मेरा जो नेशनल असम्बली का हल्का है तहसील वज़ीराबाद पे मुश्तमिल जो है, वहीं पे एक सूबाई असम्बली का हल्का खाली है। मैं आपको आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ कि हुकूमत जितनी चाहे गुंडागर्दी कर ले, जितनी चाहे बदमाशी कर ले, जितनी चाहे धांधली करने की कोशिश करे, हम इंशाअल्लाह उनकी धांधली को कामयाब नहीं होने देंगे, और वो सीट इंशाअल्लाह अवाम की तायद से फिर मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाअल्लाह। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल, कल एक सवाल उभरा है कि अगर ये सेलेक्टेड हुकूमत है तो ये कैसी सेलेक्टेड हुकूमत है, जहां पे बलोचिस्तान में उन्हें गठजोड़ के साथ हुकूमत बनानी पड़ी, पंजाब में भी ऐसी ही सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में बनाई, लेकिन सिंध में वो ना बना सकी, तो सिंध में क्यों मार्जिन दे दिया गया अगर ये सेलेक्टेड हुकूमत है? नहीं, सिलेक्टर्स जो हैं वो हर जगह तो अपनी मर्जी नहीं कर सकते ना कि ये देखें, ये तो अल्टीमेट पावर तो वो अल्लाह ताला के पास है ना, अल्टीमेट अथॉरिटी तो सिर्फ खालिक कायनात के पास है, बाकी तो महदूद सी पावर्स ही होती है। जहां तक वो कर सके वो उन्होंने किया है। यानी आपका कहना ये है कि उनका सिंध में बस नहीं चलता, की नहीं बस चला, बिल्कुल सही है, नहीं बस चला, कई जगहों पे बस चला। देखें ये है कि ये कराची शहर की हद तक जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, इंटीरियर सिंध में उनका बस नहीं चला। लेकिन यह है कि अब ये मैं ज़िमनी इलेक्शन के बारे में आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह मैं कम से कम अपने हल्के में यह है कि किसी की धांधली और किसी की गुंडागर्दी हम ये है कि कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह अवाम में जाने का फैसला किया गया, अवाम फैसला करेगी, इस बात में भरपूर हिस्सा लेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि -2 से आगे -4 इस फार्मूले का शोर मच रहा है। ये शोर कौन मचा रहा है? -4 कौन है? -2 कौन था? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, -2 पहले -1 हुआ करता था, फिर अब 2, अब 4, ये फॉर्मूले में मजीद जो ज़रबो तकसीम हो रही है, किस वजह से हो रही? देख लीजिएगा यासर, आज से चंद दिन बाद ना आपको ये तमाम टीवी चैनल्स पे ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास जो इतला है कि एक बड़ी कदबर मजहबी सियासी शख्सियत भी माइनस में जा रही, उसको भी माइनस करने का फैसला हो गया। मजहबी शख्सियत सियासी भी है? सियासी भी है, उसको भी माइनस, वो भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो बड़ी मशकूक सी होती जा रही हैं। वो किसके कहने पे क्या कर रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है, किसके कहने पे कहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, उसके हवाले से भी माइनस का मामला चल पड़ा है। और एक शख्सियत जो है उसका तल्लुक़ बलोचिस्तान से है, वो भी बड़ा एक नामवर नाम, बहुत मारूफ नाम है, उसको माइनस किया जा रहा है। 4 शख्सियात को माइनस किया जा रहा है। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। चलिए ये बता दें, बड़े हल्कों में, बड़े सियासी हल्कों में ये गुफ्तगू शुरू हो गया। माइनस किसकी जानिब से किया जाएगा? उनकी माइनस नहीं, देखें, माइनस अवाम की जानिब से भी हो सकता है, ये माइनस उन हल्कों की जानिब से भी हो सकता है जो पाकिस्तान के अंदर सियासी कल्चर की बात करते हैं। सही, देखें, बड़ी सियासी जमातें, देखें अभी एक 9 जमाती या 11 जमाती इत्तेहाद बने, अगर इस 11 जमाती इत्तेहाद को ये टूट जाता है और टूटने के बाद इसी इत्तेहाद के अंदर शामिल जमातों के बहुत से अरकान जो है अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़, अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ खड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो वो माइनस ही हुआ ना।
ये माइनस है। मैं नहीं ये कह रहा कि कोई हसास दारा या फना पकड़ के माइनस करेगा। जब अदारों के अंदर बगावत हो जाती है और अपनी क़यादत के खिलाफ वो उठ खड़े होते हैं तो ज़हन में रखिएगा वहाँ पे एक नए ग्रुप बन जाए तो वो क़यादत माइनस होना शुरू हो जाती है। वो दो तो एक ख़ानदान के लोग हैं, एक ही ख़ानदान के, अच्छा, एक ही खानदान, और एक मैंने आपको कहा मजहबी बड़ी कदवर शख्सियत है इस्लामाबाद में जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्हीं के लोगों की है, और एक जो है अगले 4 से 5 दिन में एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ जाएगी। अच्छा, कोई गिरफ्तारी होने वाली थी बड़ी? 2 बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली। अच्छा, चले मैं ये बड़ी खबर दे दूँ। 2 बड़ी गिरफ्तारियां, एक लाहौर से होगी गिरफ्तारी और एक गिरफ्तारी जो है इस्लामाबाद से। तहकीकात मुकम्मल? सारा कुछ मुकम्मल हो गया है। 3 शहादतें हैं जो अगले चंद दिनों में हो जानी है, तो उसके बाद एक गिरफ्तारी होगी और वो गिरफ्तारी सारा दिन मीडिया पे डिस्कस होगी। यानी वैसे इत्तेहाद भी कैसा खूबसूरत इत्तेहाद बना है कि जिसने सियासी ज़बूहाली का शिकार कर दिया कि आप दूसरी पार्टी के साथ तो मिल गए लेकिन अंदरूनी तौर पर आप खलफशार का शिकार हो गए, आपके अंदर धड़े बनना शुरू हो गए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पीडीएम का लाहौर में होने जो आइंदा का इजलास है उसमें 2 ग्रुप सामने आएंगे, जो एक तो हामी होंगे इस्तीफों के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के और एक उसे ना इस्तेमाल करने के हामी होंगे। अब जो मुखालिफत करेंगे वो हामी वालों के साथ किस तरह मिल बैठेंगे, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, किसकी तादाद बड़ी होगी, यानी कौन सा ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप बन सकता है? वो ग्रुप जो इस्तीफे नहीं दे रहा, नहीं दे रहे वाला, बिल्कुल नहीं दे रहा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। 6 जमातें बेशक वो छोटी हैं, लेकिन राना साहब एक बड़ी और एक चीज, ये आपको ये लगता है कि पीडीएम ये मान जाएगी कि इस्तीफे देने? देखिए, पीडीएम नहीं मानेगी। पीडीएम के अंदर ये फैसला होगा कि इस्तीफे नहीं देने, लेकिन बाहर आके कहा जाएगा कि इस्तीफे देने हैं। मैं अक्सर ये बात आपको कहता हूँ और आज पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी आपको सामने आ गई है। ये बात हम बहुत देर से कह रहे थे। देखें, पीपल्स पार्टी किसी सूरत कुर्बानी नहीं देगी सिंध हुकूमत की। पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात बनने जा रही है सेनेट के अंदर। वो क्यों कुर्बान हो जाएगी? वो क्यों अपनी इस सिलसिले को ख़त्म कर देगी? पीपल्स पार्टी ने एक बाइकाट किया था और मोहतरमा ने भी कहा था, बाकी ने कहा था कि जनाब आप सियासी तौर पे बहुत पीछे चले गए। वो क्यों जाएंगे मुझे बताएं? किसी सूरत पे नहीं जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी ने ये जो आज उनके अंदर से की खबरें आ रही हैं ना, इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो और असद जरदारी बहुत काम कर चुके हैं। बहुत सी सियासी जमातों में जो पीडीएम के अंदर है इस बात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब पता क्यों रह जाएगा? सिर्फ 3 जमातें रह जाएंगी जो कहेंगे इस्तीफे देने हैं। नून लीग जमात नहीं, नून लीग की शख्सियत कहेगी। सही। मौलाना फजलुर रहमान, जिनके अपने कुछ लोग, उनके लोग ही कह रहे हैं किसी और के साथ चले गए थे, और तीसरे होंगे महमूद अचकज़ई साहब। कोई और साथ नहीं होगा। ये लाहौर के इजलास में जो यकम को हो रहा है ना, यही सब कुछ चल रहा है। चले, उसके बाद ऐलान ये जरूर करेंगे लेकिन देंगे नहीं। ऐलान करेंगे लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे, और आने वाली बात खुल के सामने आएगी कि क्या ऐलान किया जाता है। इस्तीफों के मामले पे जो डेडलॉक है वो खत्म होता है कि नहीं होता। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलते हैं और उन ट्रेंड्स पे अखलाक से गिरी हुई बातें होती हैं। अब वो ट्रेंड्स बैनुल अक़वामी सतह पर भी होते हैं और हमारे मुल्की सतह पर भी होते हैं। उसमें सियासी जमातों को भी बदनाम किया जाता है, इदारों को भी बदनाम किया जाता है, शख्सियात को भी बदनाम किया जाता है। इनके पीछे कौन से अवामिल बरसरे पैकार होते हैं, उनकी फंडिंग किस तरीके से होती है और उन्हें इस तरीके में कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, और ये बातें पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडे पर होती हैं उसके पीछे कौन से अनासिर होते हैं। पाकिस्तान में इस इक़दामात की रोकथाम के हवाले से क्या हमें हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट उसामा खिलजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा साहब, अगर इदारों की बात करें या फिर सियासी शख्सियात की बात करें, उनके अगेंस्ट जो ट्रेंड्स बनते हैं, बिलखसूस ट्विटर पे बनते हैं, फेसबुक पे बनते हैं, या दीगर सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उस पर बनते हैं, ये किस तरीका कार के तहत बनते हैं? क्या इसमें पीछे कोई फंडिंग होती है या फिर कोई लॉबी होती है? और अगर वो लॉबी होती है तो बैनुल अक़वामी होती है या मुल्की होती है? किस तरीके से ये ट्रेंड्स बनते हैं और इस पर अमल दरामद करवाया जाता है लोगों से?
शुक्रिया यासिर। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अक्सर जो है कोई सियासी शख्सियत, कोई हुकूमती शख्सियत या कोई इदारा अगर कोई गलत काम करता है तो फिर तो हम देखते हैं ट्रेंड्स हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। लेकिन जिस तरह आपने कहा, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह एकदम से ट्रेंड किसी के खिलाफ नज़र आ जाता है जिसने कुछ खास कुछ किया नहीं होता और फिर भी लोग लगे होते हैं। तो इसको देखने की अक्सर जो है सॉफ्टवेयर्स और तरीके होते हैं जो एक्सपर्ट्स जो है इसको कहते हैं ट्रेंड माइनिंग, जिससे आप माइनिंग करके देख सकते हैं कि कौन से अकाउंट्स इसमें सबसे ज़्यादा मुलव्वस है, किसने ये ट्रेंड शुरू किया है और कितने ज़्यादा वायरल हुए हैं। तो अक्सर हम देखते हैं जब फेक अकाउंट्स के जरिए ट्रेंड्स को जो है चलाया जाता है तो उसमें हमें क्लियरली नजर आता है कि एक ही किस्म की ट्वीट होगी जो कि 5, 10, 20, 100 तक अकाउंट होंगे, एक ही किस्म की ट्वीट वो सारे मल्टीपल अकाउंट से कर रहे होंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो उससे जाहिर बात है हमें क्लियरली पता चल जाता है कि एक मैन्युफैक्चर ट्रेंड है। फिर दूसरा वो होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइज कलेक्टिव्स करते हैं, तो उनका हमने देखे काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या दीगर ग्रुप्स होते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अच्छा आज 9 बजे जो है हम इस मौजू पे इस हैशटैग को ट्रेंड करेंगे और आप सब इस पर जो है इसको इस्तेमाल करके ट्रेंड करें। तो ये एक्टिविज्म के लिए भी किया जाता है। ये अगर जब कोई जस्टिस फॉर ज़ैनब फॉर एग्जांपल था, इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे लोग ट्रेंड करते हैं तो इस तरह किया जाता है। और फिर उसमें आ जाते हैं जो मिलिशियस ट्रेंड होते हैं, वो ख़ास तौर पर किसी को टारगेट करने के लिए किए जाते हैं। उसमें आप सोशल मीडिया कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीआर एजेंसीज इसके लिए जो है मौजूद होती हैं। तो वो जब आपने देखा होगा किसी सेलिब्रिटी या किसी के खिलाफ कोई बात होती है या कोई स्कैंडल आता है तो उनके फेवर में ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो उनको पीआर एजेंसी हायर की होती है जिसमें ऑब्वियसली उनको वो पैसे दिए जाते हैं और उनके जरिए जो है फिर लोग जो है उसमें डिफरेंट ब्लॉगर्स के जरिए ट्रेंड चलाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं ट्रेंड्स के और इसमें हम देखते हैं कि ये बिल्कुल तरीके हैं। लेकिन मुझे बताएं किसी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंड चलाने, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उसमें जिस तरीके से भी किया जाता है, इसको रोकने का क्या हल है, इनको पकड़ने का क्या हल है? ये पता तो चल गया, आपने बताया कि इस तरह कौन किस इस ब्लॉग में कौन शामिल है, लेकिन आज के दिन तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकी। जी, इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप प्लेटफॉर्म के अंदर तरीके देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्विटर पे देखते हैं कोई ट्रेंड पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं या कहीं ट्रेंड कर रहे हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ट्रेंड को रिपोर्ट करते हैं तो वो ट्रेंड फिर हट जाता है। एक तो ये तरीका, और मेरे ख्याल से नाजरीन को भी जो है इसका पता होना चाहिए कि किस तरह से आप रिपोर्ट करते हैं। हम ट्रेंड पे जाएं, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट एज स्पैम या इनअप्रोप्रिएट। उसको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं तो उस ट्रेंड को फिर हटाया जा सकता है। हालिया वेव है, अगर ये देखा जाए तो आज से 3-4 बरसों पहले ऐसा नहीं था। ये 2-3 बरसों में ही ये वेव आई है। ब्लास्फेमी ले लें, कैरेक्टर असैसिनेशन ले लें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ले लें या हरेसमेंट ले लें, ये सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर होती है। तो क्या बड़े बड़े इदारे, उनके कोड्स ऑफ कंडक्ट इस पे लागू नहीं होते? क्या वहां पे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं और उन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के तहत इस तरह का मवाद जो किसी और को ज्यादा ऑफेंड करे, हेटफुल हो या डेंजरस हो, वो जो उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाता है। और लोगों को इनको किस तरह पता चलेगा कि इस ट्वीट को या इस पोस्ट को हटाना है, जब लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग ऐसे कंटेंट को देख के रिपोर्ट करें तो तभी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे कि हुकूमत कोई कानून लाए, वो हटाए, उसमें एक तो बहुत ज्यादा डिले आता है। साहब ये तो मुझे बताएं, जहां तक आपने बात की, आपने तो शिकायत की 80% हटके, लेकिन आम आदमी जब किसी चीज़ में, जिस तरह सियासी जमातें हैं या मुख्तलिफ और ग्रुप्स हैं, जब उनकी किसी ट्वीट पर या उनकी किसी फेसबुक पर चलने वाली किसी चीज़ पर जब हम शोर डालता है कोई, तो कहा जाता है इजहार आज़ादी राय की राह में एक रुकावट है। तो इसकी बात करने वाले फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है और बहुत से नामवर लोग जो है उसमें भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं। इससे किस तरह जान छुड़ाई जाए? अगर आप आर्टिकल 19 को देखें तो उसमें अक्सर प्रोवाइजोज दिए गए हैं, तो उनके तहत फिर कानून साजी भी की गई है, जिसमें हम पीका में देखते हैं काफ़ी इस तरह शिके डाली हैं। कुछ काफ़ी प्रॉब्लमैटिक भी है जिनको हुकूमत अब्यूज़ भी करती है, लेकिन काफ़ी ऐसे शिके हैं जिनके तहत आप जो है साइबर क्राइम के बेसिस बुनियाद पे उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। साहब जो जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ नहीं हो सकती, अदारों के खिलाफ नहीं हो सकती, किसी ज़ात के खिलाफ बात नहीं हो सकती। डिफरेंट फॉरम्स
है। देखिए पार्लियामेंट में जाते हैं, अब सेनेट में पब्लिक पिटीशन कोई पाकिस्तानी सिटीजन कर सकता है, तो वो पार्लियामेंट हुआ ना साहब, वो पार्लियामेंट हुआ, वो हमारी कोर्ट्स हुई, वो हमारी कोर्ट्स हुई, वो पार्लियामेंट हुआ, ये वो फोरम है ना जिससे बात हो सकती है। अब कोई भी उठे और आइन के बारे में बात सोशल मीडिया पर करने लगे तो ये तो आइन में इजाजत नहीं ना दी गई या कानून में इजाजत नहीं ना दी गई। नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं। आइन इस तरह कोई, आप मुझे बता दें कहां पे आइन लिखा है कि आइन की आप जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। आइन तो हमारे लिए ही बनाया गया है, हम लोगों ने ही बनाया गया है। और जब हर साल में आईनी अमेंडमेंट होती है, आइन किसको कहते हैं? आइन के अंदर क्या आता है? आइन के अंदर आता है पाकिस्तान की सालमियत भी, ये आइन के अंदर ही आती है ना। बिल्कुल आती है। तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हम नहीं कुछ लिख सकते, नहीं बोले जाते, ये मौजूद है, तो फिर आप किस तरह कहते हैं आइन पे तनकीद की जा सकती है? सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसमें वो आ जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि आइन के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है मैं आपकी बात किसी हद तक समझ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आइन के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं या नुकात ऐसे हैं जिन पे आप बात नहीं कर सकते। इदारे हो गए, पाकिस्तान की सालमियत हो गई, दाखिली और खारजी महाज हो गए, आप उस पर बात नहीं कर सकते। आप सोशल इश्यूज पे जो आइन में तरामीम है उस पर बात कर लें, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई इदारा कोई गलती करता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान शहरी का हक नहीं बनता उस पे बात करने का। यानी आप ये कहते हैं कि वो कोई भी फोरम हो पाकिस्तानी शहरी बात कर सकता है। अच्छा चलें, इसका मवाजना कर लेते हैं। ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स चलते हैं, अगर यूरोपियन ममालिक की बात की जाए, क्या वहां पे भी ऐसे ट्रेंड्स चल सकते हैं और बबांगे दोहल आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं? जी, यूरोप में जो है आपका यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं और डिफरेंट आइन आ जाते हैं, राइट? तो उनके तहत आपकी रेगुलेशन होती है। एक आखिरी सवाल, यानी कि जिस तरह ट्विटर पे या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बवांगे दोहल बात होती है, लोग खुल के इजहार राय के नाम पे जिस तरह की लग़वियात बकते हैं, ये आपको भी पता है। हम मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर बैठे हुए हैं और हम पे कुछ कदगने हैं कि हम कुछ इश्यूज पे बात नहीं कर सकते जो सालमियत के खिलाफ जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को किस तरह के कानून वज़ा करने की जरूरत है कि दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी वही कानून लागू हो जो हम पे लागू होते हैं? देखें, एक टीवी चैनल में और इंटरनेट में बहुत ज्यादा फर्क है और इसको समझने की जरूरत है। टीवी चैनल पे सिर्फ एंकर्स और रिपोर्टर्स और गेस्ट आके बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हर इंटरनेट यूजर, जो पाकिस्तान में तकरीबन 80 मिलियन नंबर है, वो सारे आके उस पर इजहार राय और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। उसको कंट्रोल करना कितना मुमकिन है? टीवी पे तो आपका पैमरा का वो रेगुलेशन बन जाते हैं, आप टीवी चैनल बंद कर सकते हैं। क्या आप हर किसी का लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन बंद कर सकते हैं? उसमें कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली आपने ये करना है कि आपने देखना है ऐसा मवाद जो किसी और की लाइफ को थ्रेट करता है, जो किसी और की डिग्निटी को थ्रेट करता है, या जो है बहुत ज्यादा हरासमेंट किसी खवातीन और बच्चों के खिलाफ कर रहा है, तो उसमें फिर FIA के जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन है उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज जो है FIA की वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, और जो FIA की तरफ से उसमें फिर कोर्ट में जो प्रोसेस है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो साइबर क्राइम कोर्ट्स बना दिए गए हैं पाकिस्तान में, उनका नंबर इंक्रीज होना चाहिए ताकि हर इलाके में लोग एक्सेस कर सकें, और फिर लोगों को आगाही भी देनी चाहिए। नंबर्स में इंक्रीजिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा कानून मजबूत होना चाहिए और हमारी नजर गहरी होनी चाहिए। काफी मजबूत है हमारी नजर गहरी। बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, भर में जहां पर भी ब्लास्फेमी या करैक्टर असैसिनेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या किसी भी इदारों पर बात होती है तो कवानीन सख्त होते हैं। आप हर जगह आजादी इजहार राय के नाम पे अपनी बात नहीं कर सकते। यूरोपियन ममालिक में भी एक मखसूस जगह है जहां पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ कानून लागू होते हैं कि इस इशू पे आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए आजादी इजहार राय का नाम नहीं देना चाहिए हर चीज को। हुदूद के दायरे के अंदर रहते हुए अखलाकी तौर पर बात करनी चाहिए, अखलाकी गिरावट का शिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो कौमें हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार होती हैं। जब आप ज़हनी तौर पर पस्त हो जाएं तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। नाज़रीन, दिलासार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।